नमस्कार, नंबर 1 डिबेट शो ताज ठोके में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं प्रत्युष खरे। पश्चिम एशिया से मिडिल ईस्ट तक आसमान में एक बार फिर गोलियों, बम और मिसाइलों की गूंज साफ सुनाई दे रही है। ईरान और इजराइल के बीच जंग ने पूरे क्षेत्र को एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा दिया। लगातार तीसरे चौथे दिन भी दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलों की बौछार कर रहे हैं। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक सायरन की आवाज और धमाकों की गूंज से आम लोगों में दहशत है। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ये सिर्फ दो देशों का मामला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ताकत और रणनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा बन चुका है। ईरान ने पश्चिमी देशों को धमकी दी है कि उनके संघर्ष में दखल ना दे, वरना जवाब भुगतने के लिए वो तैयार है। वहीं इजराइल ने सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई पर निशाना साधने की बात कर दी है। दुनिया अब दो गुटों में बढ़ चुकी है। इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे पश्चिमी देश खड़े हैं, तो ईरान के साथ चीन, पाकिस्तान, रूस और कई अरब मुल्क भी मैदान में हैं। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक ओर इजराइल का गुस्सा और पश्चिमी देशों की ताकत है, तो दूसरी ओर ईरान और उसके सहयोगी देशों का विरोध और बदले की जलती हुई आग। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ दो देशों की जंग है या अब पूरी दुनिया को एक बार फिर तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। और जंग का यह बढ़ता हुआ तूफान क्या इतिहास में एक और महायुद्ध का कारण बनेगा, क्योंकि एक गलत कदम दुनिया को तबाही के रास्ते पर ले जा सकती है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या दुनिया एक बार फिर वर्ल्ड वॉर की कगार पर खड़ी है? क्या हम एक बार फिर इतिहास के सबसे भयानक दौर की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं? आज इसी अहम मुद्दे पर करेंगे बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। Right now, the Iranian regime is bombing our civilian neighborhoods while we are targeting the terrorists. Now, this is not new. غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. ईरान एक ब्रादर मुल्क है, हमारा हमसाया है। सदियों से, हज़ारों साल से उनके हमारे एक ताल्लुकात हैं। एक ऐसे रिश्ते हैं ईरानियों के साथ जिनकी शायद मिसाल जो है वो तारीख़ में कम ही मिलती हो। और हमारे साथ एक बड़ा एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील सिंघल सर, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा सर हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. श्रीवास्तव सर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे सर, डिफेंस एक्सपर्ट। थोड़ी देर में दीपक वोरा सर भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं कैप्टन श्याम कुमार, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है या ये जंग सिर्फ और सिर्फ ईरान और इजराइल तक ही सीमित रहेगी? धन्यवाद प्रत्युष। जय हिंद। शनोवरना समुंदर से गहराइयों से कुछ गंभीर बातें। देखिए, ईरान और इजराइल का युद्ध जो है, वर्चस्व की लड़ाई ईरान का मिडिल ईस्ट में और हैट्रेड अगेंस्ट ज्यूज सिविलाइजेशन, और जबकि इजराइल जो है अपने अस्तित्व के खतरे के लिए लड़ रहा है और साथ साथ वो चाहता है कि जो यूरेनियम, जो इनरिचमेंट प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए बना रहा है, वो गलत हाथों में ना पड़ जाए। छवि ठीक नहीं है। मैं फिर कहूं, आज के ईरान की छवि ठीक नहीं है। पुराना ईरान, जो राष्ट्रियंस और वो सभ्यता अलग थी, वो पारसी को भी उन्होंने इंडिकेट करके कहा है कि आप पारसी हो, फिर से वापस आओ अपनी सिविलाइजेशन में, तब आपसे हम बात करेंगे। तो यहां पे विश्व जब
कहते हैं आप दो खेमों में बट गया है, तो वो कैसे हो सकता है? क्योंकि देखिए अरब कंट्रीज आज के प्रोग्रेसिव कंट्रीज है, कहने को रशिया बोल रहा है, कहने को चाइना तो कुछ बोलता ही नहीं है, चुपचाप करता है। यूक्रेन के हालत में भी उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप जो करना है करता रहा है। अब नॉर्थ कोरिया भी कल को कुछ कह सकता है। ये कुछ अलाइनमेंट है रशिया, चाइना और ईरान की। पाकिस्तान अब कूद पड़ा इसमें, जिसकी अपनी ही दम नहीं है, वो दूसरे को क्या करेगा? तो ईरान, जैसे ईरान के साथ बहरीन है, कतार, यूएई, ये सब प्रोग्रेसिव स्टेट्स हैं। जोर्डान, इजिप्ट चुपचाप रहा हमास के कारण, कभी कुछ नहीं बोला उन्होंने इजराइल के अगेंस्ट में, उनके नेवर हैं। तो हम देख चुके हैं 1.5 साल से क्या हो रहा है। के सिन्हा सर, ईरान की तरफ से यह कहना कि हम दोनों के बीच में आप ना घुसो, मतलब सीधे सीधे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी देशों को यह कह दिया गया है यह मामला ईरान और इजराइल के बीच का है, अगर आप इसमें बीच में घुसोगे तो आप भी पिसोगे। तो सीधे थ्रेट किसको है? मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं उसे? देखिए, बात इसको हमको इस तरह से समझनी पड़ेगी प्रत्युष कि ये लड़ाई आज तो नहीं चली है, ये तो 7 अक्टूबर से चल रही है। और ईरान जिस तरह से अपने प्रॉक्सी से लड़ रहा था और इजराइल एक लंबी लड़ाई लगी, उसमें सारे थे। देखिए, एक तो प्रॉस्पेरिटी गार्डियन की आप बात करें जो रेड सी में, मेडिटेरियन में थे, उसमें तो 12 देश की अलायंसेस थी जो यूरोप की है। परिस्थितियाँ थोड़ी बदली हैं, आज के दिन में इजराइल को उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि नैरेटिव ऐसा पैदा किया गया और इजराइल कुछ आगे निकल गया। पूरी मिडिल ईस्ट के अंदर में आप देखें तो मेडिटेरियन कोस्ट के साथ साथ आप देखिए सीरिया का रीसेटिंग हो चुका है। यदि आप देखें यदि लेबनान में चीज़ें बदल गई हैं। इजराइल के अंदर की परिस्थितियाँ बदली। कोई कहता है कि क्या किया गाजा में, कोई ऐसी बातें करेंगे। उन्होंने गोलान हाइट बढ़ा लिए, दमास्कस तक ले गए हैं अपने को ना, उन्होंने थोड़ा विस्तार किया है, अपने सिक्योरिटी चैलेंजेस को उन्होंने किया है। उनकी लास्ट जो रिट्रीब्यूशन है वो ईरान है, क्योंकि वो चाहते हैं, खबर ऐसी आ रही थी कि 15 न्यूक्लियर वेपन शायद वे बना लिया है, चाहे वो नटाज के अंदर में या फद्रो के अंदर में, और उन्होंने उसकी बर्बाद कर दी है। वो कैपेबिलिटी को तो उन्होंने कर दिया है ध्वस्त। हाँ, अभी जो वेट कर रहे हैं कि क्या इसके बाद उन्होंने जो GOB 28 जो 5000 पाउंडर यूज़ किया था, क्या GOB 57 30,000 पाउंडर यूज़ होगा। और उसके लिए देखिए F-35I जो है एबडिल 50 का उनका डिमांड था इजराइल को, उसके 25 के आसपास मिल चुका है। हाँ। वो उनके अंदर में ऑयल टैंकर्स लगा रहे हैं, कोई रिफिलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, ये कह देना कि दुनिया 2 भड़ों में बट गई है, कोई दुनिया बटी नहीं है। ये क्या कर लेगा ईरान? क्या आप सोचते हैं कि सारे ही विल टेक ऑन? वो इजराइल को ही नहीं देख पा रहा है। इजराइल के अंदर में तो देखिए नैरेटिव तो ये चलाया जा रहा है कि इजराइल का पूरा ध्वस्त कर दिया, टोटल हो गई। क्या है एग्जैक्टली ऑन 13 के अंदर में 7 लोकेशंस के, हाँ छतियाँ तो हुई हैं। छतियाँ यदि आप हाइफा में देखें तो रिफाइनरी में हुआ, थोड़ा उनके पावर प्लांट में हुआ। तेल अवीव में आप देखेंगे, लोग कहते हैं तेल अवीव में कई ऐसी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जिनको नुकसान पहुंचाया है मिसाइल ने। मैं सुशील सिंघल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब इस पूरे जंग में पाकिस्तान की एंट्री हो रही है और ये एंट्री ईरान करवा रहा है। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड के सैन्य अधिकारी की तरफ से एक बयान सामने आता है कि पाकिस्तान ने हमें भरोसा दिलाया है कि अगर इजराइल ने परमाणु अटैक किया तो फिर पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, वो भी परमाणु अटैक करेगा। क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है या फिर पल्ला झाड़ लेगा कि साहब हमने तो कुछ नहीं कहा? ये ईरान के सैन्य अधिकारी से पूछिए। बिल्कुल, मेरे विचार से पाकिस्तान जो है केवल लिप सर्विस देने के लिए है, और मेरे विचार से पाकिस्तान इस तरह का कोई बयान नहीं देगा, ना ही मेरे ख्याल से उनका कोई इस तरह का इरादा है, क्योंकि इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत सीरियस हैं और उसको कोई भी देश उसको अलाउ नहीं करेगा, और ना ही ये पाकिस्तान के अपने हित में है। तो क्योंकि अगर हम देखें तो पाकिस्तान और ईरान के भी संबंध बहुत बढ़िया नहीं है। ये जो है कुछ दिनों से जो पिछले अभी झगड़ा भी होकर चुका है उनका आपस में, और अभी थोड़ा इनकी आपस में 2-4 बातचीत चल रही है। और अभी जो उनके प्राइम मिनिस्टर जब गए थे तब भी उनके फेवर, जब उन्होंने चाहा था कि वो भारत के खिलाफ बोले, ईरान बोले, तो उन्होंने उसके स्टेटमेंट को उसको जो है उन्होंने उससे राजी नहीं हुए थे। और तो ये कहना कि पाकिस्तान इस तरह से ईरान के हक में खड़ा हो जाएगा
और जो है वो न्यूक्लियर अटैक की कहेगा कि उनके लिए इजराइल के ऊपर हम वो इस्तेमाल करेंगे, तो मेरे विचार से ये जो है एक केवल एक ईरान की तरफ से, आई डोंट नो क्यों उन्होंने कहा है, क्योंकि उनके अपने रीजंस होंगे जिसकी वजह से उन्होंने कहा है। और पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने या डिफेंस मिनिस्ट्री ने कोई इसके बारे में अभी बोला भी नहीं है। तो मेरे विचार से ये जो है एक, यानी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस जंग के अंदर नहीं घुसना चाहेगा। मैं AK श्रीवास्तव, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब सवाल यह है कि क्या ईरान अलग थलग पड़ जाएगा या फिर चीन और रूस का सहयोग और समर्थन मिलेगा? हाँ बिल्कुल, देखो प्रत्युष, पहले ये देखते हैं क्या ये लड़ाई फैलने के चांसेस हैं या ये इजराइल वर्सेस ईरान नहीं रहेगी। देखो ये लड़ाई इजराइल वर्सेस ईरान रहने वाली है, इसके अंदर और एक्टर करेक्टर आने के चांसेस नहीं है। एक ही वजह से इसके अंदर आ सकते हैं, अगर ईरान मूर्खता से जो अमेरिका की बेसिस है मिडिल ईस्ट में उन पे हमला कर देता, चाहे वो क्वात में, सऊदी अरेबिया में, UAE में है, उन पे हमला करता, फिर अमेरिका के पास और कोई चॉइस नहीं होगी, वो डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। अमेरिका इस लड़ाई में नहीं शामिल होना चाहता, उसको जो मदद देनी थी इजराइल को दे रहा है, चाहे वो आपको ये देखें थार्ड का पेट्रोइड मिसाइल, उसके बाद उसे इंटेलिजेंस दे रहा है। और इजराइल की क्षमता, काबिलियत है ईरान को एक प्रकार बहुत ज्यादा नुकसान देने की। अब बात आती है, जो बात अब चीन और रूस की बात कर रहे हो, अगर आप देखें पुतिन की डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई, 40 मिनट बात हुई है, पुतिन खुद ही इन्वॉल्व है रशिया यूक्रेन लड़ाई में, वो नहीं आ सकते इसमें। चीन की इतनी क्षमता और काबिलियत नहीं है। मुझे लगता है ये लड़ाई 3-4 दिन से आगे नहीं चलेगी, क्योंकि ईरान के पास इतनी काबिलियत नहीं है, क्षमता नहीं है। अब पॉइंट आता है कि ये पाकिस्तान का एंगल क्या आ गया। देखो सर, मैं पाकिस्तान वाले एंगल पर आऊंगा, लेकिन पाकिस्तान की एंट्री किसने कराई है, पाकिस्तान की चर्चा जंग में क्यों हो रही है, इसे समझना भी जरूरी है। इसके लिए एक बयान आपको सुनाते हैं। ईरान के एक पूर्व सैन्य अधिकारी है, उन्होंने पाकिस्तान को लेकर क्या कहा है, देखिए। پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان‌ها تو منطقه فوق‌العاده رو به افزایش خواهد بود. هرچی ما قوی‌تر عمل کنیم، هرچی مردم ما همراهی بیشتری با نیروهای مسلح عمل کنن، ما از این گردن عبور کنیم، اون طرفش یک اقیانوسی از پیشرفت سیاسی، نظامی، اقتصادی. कर्नल मयंक, अभी तक इजराइल ने परमाणु अटैक की बात नहीं बोली है, लेकिन ईरान के पूर्व कमांडर का यह कहना कि परमाणु अटैक पाकिस्तान कर सकता है, तो इस जंग में यह परमाणु अटैक का नैरेटिव खेल कौन रहा है? देखिए प्रत्युष जी, इनका बयान मैं देखूंगा एक पहले के मैसेजिंग से जो कि ईरान से गया था, और वो मैसेज था हेलो पाकिस्तान। देखिए, जैसा हम जानते हैं वैसा ईरान के लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे सैन्य बेसिस मौजूद हैं जिसका प्रयोग USA इस्तेमाल करके ईरान पर अटैक कर सकता है। मैं इस बयान को एक डिप्लोमेटिक प्लॉय मानूंगा जब उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान हमारा साथ देगा अगर इजराइल हम पर न्यूक्लियर अटैक करता है, तो पाकिस्तान भी करेगा, परमाणु अटैक करेगा। एक तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से बयान देते हुए यह बोल दिया है कि पाकिस्तान ईरान का साथ देगा। अब पाकिस्तान जो है एक बड़ा टाइट रोप चल रहा है, उसके पास में बेसिस तो हैं, उसको अमेरिका को भी देने पड़ेंगे यूज करने के लिए, लेकिन ईरान का यह बयान आ चुका है, तो ईरान एक तरीके से पाकिस्तान को प्ले कर रहा है, जिसको हिंदी में कहते हैं गेम में धप्पा कर दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में है, वो इस समय चाहकर भी ईरान का साथ नहीं दे सकता और चाहकर भी USA के साथ नहीं छोड़ सकता। मैं एक बात यहां पर समझना चाहूंगा सुशील सिंघल सर, कि जो खबरें सामने आ रही है कि ओमान और कतर की तरफ से मध्यस्थता की कोशिश की गई और ईरान ने साफ साफ इन दोनों देशों को कहा कि पहले इजराइल रुके, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। तो क्या बातचीत अटक गई, जिसकी बात की जा रही है कि 4 दिन से ज्यादा यह जंग नहीं खींचेगी? दोनों रुकने को तैयार नहीं है, तो फिर जंग रुकेगी कैसे? देखिए, ऐसा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रत्युष कि जो है जंग जो है कहना है कि 4 दिन में या 5 दिन में रुक जाएगी और उसके बाद बातचीत होगी, कहना अभी इस वक्त मेरे विचार से बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इजराइल, मेरे को इजराइल का मैं बात करना चाहूँगा कि इजराइल का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है इसमें, क्योंकि उसको डर है कि अगर
इस वक्त जो मौका मिला है इजराइल को बहुत लंबे समय के बाद ये मौका मिला है, उसको जो ग्रीन सिग्नल मिला है यूएसए से कि वो उसको अटैक कर सके, ईरान की फैसिलिटीज के अगेंस्ट अटैक कर सके, तो जब तक वो उसके हिसाब से वो पूरी तरह नस्ता नाबूद नहीं कर देगा उनको, उसकी फैसिलिटीज को, वो तब तक वो रुकने वाला नहीं है। ईरान को मालूम है ये बात, इसीलिए वो बात कर रहे हैं बार बार शांति की, समझौते की। आप बराबर देखिए उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं कि अगर इजराइल रोक देगा तो हम भी रोक देंगे, हम शांति चाहते हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमें न्यूक्लियर जो अपग्रेड करने का जो उनका एटॉमिक जो उनका वो है प्रोग्राम है, सिविलियन प्रोग्राम है, उसकी उनको परमिशन रहनी चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर उनके पास परमिशन रहेगी तो वो उसको आगे अपने तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक भी उन्होंने आईएईए को काफी बेवकूफ बनाया है, क्योंकि आईएईए की अभी 4 दिन पहले ही रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने पहली बार ये कहा कि ईरान अपने जो ऑब्लिगेशन है उनको पूरा नहीं कर रहा है। तो उसके साथ साथ अब ये भी बात आने लगी है कि वो आईए जो है ये एनपीटी से बाहर निकलना चाह रहे हैं। इतने साल से नहीं निकले, लेकिन आप जो है वो कह रहे हैं कि हम एनपीटी से बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो ईरान भी अपना इसमें गेम खेल रहा है। ऑफ कोर्स जो बाकी देश हैं, खाड़ी के देश हैं, जैसे आपने ओमान और कतार का नाम लिया, वो ऑब्वियसली चाहते हैं कि भाई शांति। बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के ईरान पर हमले तेज हो गए हैं। पश्चिमी ईरान में आईडीएफ का हमला हुआ और आईडीएफ ने तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया है और हवाई हमलों में तेल रिफाइनरी पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए। एक तरफ ईरान कह रहा है कि अगर इजराइल रुक जाए तो फिर हम भी पलटवार नहीं करेंगे, लेकिन इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल लगातार अपने हमले को तेज कर रहा है। ईरान के पश्चिमी हिस्से में आईडीएफ ने हमला बोला है और यह हमला हुआ है तेल रिफाइनरी पर, यानी गैस डिपो, तेल रिफाइनरी जिसे बैकबोन कहा जाता है ईरान के लिए, उस बैकबोन पर यह टारगेट किया जा रहा है। मैं श्याम सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, खामनेई के बारे में कहा जा रहा है अपने परिवार समेत वो बंकर में छिप गए। उनका बेटा मुस्तफा, जिनको कहा जाता है कि वो आफ्टर खामनेई है, वही उत्तराधिकारी और वही होंगे। क्या आपको लग रहा है कि जो हम तख्ता पलट की बातें सुन रहे हैं, जो आहट सुन रहे हैं, ये उस तरफ भाग रहा है, या फिर खामनेई 5 दिन 6 दिन के बाद कहेंगे कि हम बातचीत को तैयार हैं, जंग रुकवाइए प्लीज? दूसरी संभावना ज्यादा लगती है, क्योंकि वो अगर इजराइल लगातार मारता रहा, वैसे तो इजराइल के बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरे हो चुके हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि अगर लड़ाई बंद भी हुई तो कॉवर्ट ऑपरेशन के तहत, जैसे वो पहले करता आ रहा था 7 अक्टूबर 2023 से पहले, जैसे इजराइल चुपचाप मारता आ रहा था लगातार, कभी डॉक्यूमेंट गायब करे, कभी सेंट्रीफ्यूजल में बग डाल दे, कभी कुछ करे, वो सब करता रहता और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर भी बनता, हाइफा पोर्ट भी बनता, अडानी की भी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती और भारत के संबंध यूरोपियन देशों तक बनते, सुएज कनाल के तरह का अल्टरनेट बन जाता। लेकिन हमास के कुछ डिस्ग्रंटेड लोगों ने सब किया है। तो अगर ये लड़ाई बंद भी होती है तो वो रुकने वाला नहीं है ईरान, इजराइल, वो तो चलता ही रहेगा। पर जहां तक आप तख्ता पलट की बात करते हो तो मनोबल तोड़ रहे हैं। 18 प्रांत में अटैक किया है और जो आपने कहा ऑयल रिफाइनरी और गैस, ये दोनों के दोनों जो इनवर्ट सप्लाई है, एक्सपोर्ट पे नहीं किया ताकि विश्व का ध्यान आकर्षित ना हो। और वो चाह रहा है कि उसमें विश्व का कोई भी देश ना आए, मुस्लिम कंट्री को तो ऐसे भी नहीं आना है। तो वो नहीं चाहता कि आर्थिक स्थिति विश्व की बदले, ये बात भी है। तो इजराइल बहुत सोचे समझे स्ट्रैटेजी के तहत अपने छोटे से स्ट्रैटेजिक स्फीयर वाले देश को एक बड़े स्ट्रैटेजिक स्फीयर वाले देश के साथ लड़ाई करनी पड़ रही है, और वो भी एक विश्व के उस कारण के जिसमें लेकिन अगर इसे मैं सर अगर इसे एक दूसरे चश्मे से देखना चाहूं, ईरान की खासियत क्या है? उसकी सबसे बड़ी फोर्स जो कि इजराइल के पास नहीं है, और ईरान के पास जो मिसाइलें हैं वो मिसाइलें 3 गुना अधिक है इजराइल से जी। तो इस मोर्चे पर तो अगर एक नजर लोग दर्शक ये देखें तो कहेंगे कि यार ईरान मजबूत है। क्या ऐसी खासियत है जो इजराइल को ईरान के पास इतनी फौज होने के बावजूद भी मजबूत दिखाती है? देखिए, इजराइल के पास में एक तो सैन्य शक्ति है, वो प्रिसाइज अटैक कर सकता है। ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं वो अधिकतर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। वो क्या करते हैं? 3000 का जखीरा है। 3000 का जखीरा है, ये मेरी काउंट भी कह रही है। और बल्कि उसमें 5 किस्म ऐसी हैं जो कि बड़े दूरी से ईरान के अंदर से इजराइल के एंड तक, हाइफा तक मार कर सकती है। तो ईरान के पास में मिसाइल्स तो बहुत है, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। सिवाय उसके 2 मिसाइल जो कि फतेह 1 और फतेह 2 है, जो कि मैक 13 क्रॉस कर जाती है। ये 2 मिसाइल हैं जिन्होंने कि इनके
सुरक्षा प्रणाली को थोड़ा सा कमजोर करने की कोशिश की है और डिस्ट्रक्शन भी इन्हीं मिसाइल की वजह से वहां पर देखने में आया है। दूसरी बात यह है, जो मेरा मानना यह है कि करीब 3 या 4 दिन के अंदर ये मिसाइल का जखीरा जो है ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि इजराइल ने भी इनके मिसाइल्स के स्टोरेज के ऊपर अटैक किया है। 3-4 दिन में जब ये जखीरा खत्म होता है तो नॉन स्टेक एक्टर्स जो है वो प्ले में आएंगे। फिर AK श्रीवास्तव, ये एक पॉइंट ऐड कर दूं जल्दी से। उनके साथ एक और बल है, उनके साथ कंस्क्रिप्शन है, एसेंशियल मिलिट्री सर्विस है और मनोविज्ञान, सभ्यता का मनोवैज्ञानिक बल है। वो इस तरह से लड़ते हैं जैसे वो अब जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। तो वो बहुत बड़ा बल है जो ईरान में नहीं है। सर, जो ईरान के पास इतनी बड़ी फौज और इतनी मिसाइलें होने के बावजूद जो उसके पक्ष में बात नहीं जा रही वो ये कि जंग लड़ने का, लंबा जंग लड़ने का अनुभव ईरान के पास नहीं है। और जो एडवांस टेक्नोलॉजी इस वॉर जोन में चाहिए वो है इजराइल के पास। शायद यही वजह है कि आज ईरान पीछे है। हाँ बिल्कुल, देखो 3-4 बातें हैं। एक तो बात समझनी पड़ेगी कि ईरान इजराइल से बहुत बड़ा है, उसकी पॉपुलेशन भी इसकी तो 90 लाख के करीब है, 9-10 करोड़ है, मगर इनका डिस्टेंस है, ये बीच के अंदर जमीन के अंदर करीब 1500 से 2000 किलोमीटर का गैप है। तो कितनी बड़ी फौज हो, लैंड लड़ाई तो होने वाली नहीं, लड़ाई तो होने वाली है एयर पावर से, लड़ाई तो होने वाली है साइबर वारफेयर से, स्पेस वारफेयर। उसके अंदर जो इजराइल बहुत ज्यादा आगे है आपको ईरान के साथ। दूसरा क्या है कि जो भारत और पाकिस्तान की भी लड़ाई होती, जिस प्रकार से भारत ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को अपनाया था, तो ऐसे में पिछली जो बार इजराइल को सबक सीखा था, इस बार उसने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम उसको मल्टी लेड कर रखा है। उसके अंदर आयरन डोम भी है, उसके अंदर आपके एरो 2, एरो 3 भी है, और उसके बाद उसने पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम भी है, थर्ड भी है टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। जो ईरान की एक ही पॉजिटिव है, ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो रही। वो 90% के करीब जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसको नकारा कर रहा है। इसलिए जो इजराइल है उसके ऊपर इंपैक्ट बहुत कम हुआ है। बेनस्पत इजराइल ने क्या किया है, इजराइल की जो मसाद है वो इन्फिल्ट्रेट कर गई है 2000 एजेंट से। उन्होंने इसके टॉप मिलिट्री कमांडर को मार दिया, टॉप साइंटिस्ट को मार दिया। 12 से ज्यादा साइंटिस्ट, ऐसा दावा इजराइल का कि 12 से ज्यादा परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज है, उन्होंने इसकी वार वेजिंग कैपेबिलिटी क्या है, गैस ऑयल उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया। अभी लोग सड़कों पे आने स्टार्ट होंगे। मेरे को ये लग रहा है कि ईरान को बड़े सिस्टमेटिकली जलाल का, जितनी लड़ाई लंबी चलेगी इट इज डिसएडवांटेज टू ईरान। ईरान के पास इतनी काबिलियत और क्षमता नहीं है। इजराइल के पास पीछे से अमेरिका हेल्प कर रहा है, अमेरिका ने उसको हर चीज दी है। मैं KK सिन्हा सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। इंफॉर्मेशन दिया इजराइल की तरफ से, तो मैं यही कहूंगा कि लड़ाई के रुकने के चांसेस ज्यादा इसलिए लग रहे हैं कि ईरान घुटने टेक देगा, ज्यादा देर लड़ नहीं पाएगा। ठीक है, आप भी कह रहे हैं कि ईरान, मुझे लगता है ईरान घुटने टेक देगा और जल्द से जल्द ये वॉर थम जाएगी। लेकिन अगर हम हथियारों की क्षमता की बात करें, KK सिन्हा सर, ये पता है सबको कि इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है, इजराइल के पास फाइटर प्लेन भी है, फाइटर जेट भी है, और उससे बॉम्बार्डिंग भी कर रहा है। लेकिन ईरान की जो लड़ने की स्टाइल है, मतलब ईरान तो खुद प्रॉक्सी वॉर में माहिर है, कभी हिजबुल्लाह, कभी हमास, कभी हुतियों के जरिए करवाता है। लेकिन जो उसके पास सबसे सस्ते लेकिन सबसे घातक ड्रोन है, शाहिद 136 मुहाजिर 6, इससे वो तबाही मचा सकता है और वो देखने को मिल भी रहा है। देखिए, तबाही मेरे ख्याल से उसके शाहिद ड्रोन जो 136 की बात करें, उससे नहीं है कि दूरी बहुत है और इस दूरी में उसको भेजने की क्षमताएं। देखिए, ये लास्ट इवन टर्मिनल एंड में जो आयरन ड्रोम है 4 से 70 किलोमीटर की दूरी, जो डेविड स्लिंग है, वो उनकी दूरी, वो उसको नहीं भेज रही है, भेज रहा है उनके हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो अभी बता रहे थे बहुत अच्छी तरह से। फतेह 1 और फतेह 2 जो है वो उन्होंने, और डैमेज कितना हुआ है। पहले दिन जो 13 को 7 लोकेशंस में हुए डैमेज और 14 तारीख को 3 लोकेशन में। उसके बाद 15 और 16 में एक भी नहीं हुआ है, 15 में नो डैमेज।
और आप 16 आर्च के लिए कोई डैमेज नहीं है। क्या क्योंकि टीवी चैनलों के ऊपर में वही दिखाते हैं कि आपके वो बिल्डिंग है, ठीक है, हाइफा में जो 2 जगह में हुई है, या आपके तल अबीब में एक जगह दिखता है जो कि सेंट्रल एरिया है उसका, और दूसरा जो उसके न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, हाँ वो एक है। यूएसए की एम्बेसी में कुछ नहीं हुआ है, ना तो एक कोई हताहत हुआ है, ना कुछ हुआ है। हाँ, तो ये पहुंचे हैं। तो देखिए जो कहा जा रहा है ना, ये कहते हैं 3,000 भी नहीं है, जो शॉर्ट रेंज है वो 1,000 के आसपास है, जो जा ही नहीं सकते। 800 में उसकी रेंज है, जो 2,000 हैं उनकी रेंज है, उसमें से जो तकरीबन 2,000 से ऊपर वाले, उसमें हाइपरसोनिक या क्रूज मिसाइल वो तो कर रही है। देखिए अभी तक उसने कितने फायर कर दिए हैं, उसने करीब 500 के आसपास किए हैं, और जो इजराइल ने जमीन पे जो नष्ट किए हैं मिसाइल लॉन्चर्स को नष्ट किए हैं, 2-3 ट्रक तो आप लोग नहीं दिखा रहे हैं अपने इसके ऊपर में, काफी बड़ा जखीरा उन्होंने नष्ट कर रहे हैं। तो ये 5-6 दिन के बाद है, मगर देखिए मतलब ना रहेंगे हथियार, ना दाग पाएगा ईरान, इसी स्ट्रेटेजी पर इजराइल काम कर रहा है। दीपक वोरा सर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक वोरा सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इसमें मुस्लिम देशों की भूमिका कैसी रहेगी? ओमान और कतर कोशिश कर रहे हैं मध्यस्थता की कि किसी तरीके से यह जंग रुक जाए, आपको लग रहा है कि बात मानेगा ईरान? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। क्षमा चाहता हूं कि इंटरनेट की कमजोरी के कारण शायद ईरानियन ने कुछ किया होगा या चीनियों ने, मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा था, बट थैंक यू वेरी मच। हमारे सारे मेहमान यहाँ बैठे हैं। आपने अभी जिक्र किया था कि ईरान का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है जंग का, सब मत भूलिएगा 79 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई और फिर 80 से लेके 88 तक वो डट के मुकाबला किया था उन्होंने इराक का, और उस समय इराक को अमेरिका ने दुनिया भर के हथियार दिए थे कि इन्होंने हमारे डार्लिंग शाह को बाहर निकाल दिया है, अब ठोको। और एक चीज और बताता हूं कि अमेरिका ने उनको केमिकल वेपन्स भी दिए थे। इराक के पास क्षमता नहीं थी केमिकल वेपन बनाने की, उनका प्रयोग किया गया, और उस समय ईरान समझ गया कि अगर भविष्य में कुछ होगा मुझे परमाणु हथियार चाहिए। फिर ये उसका सिंगल माइंडेड एम बन गया था। अब जो हम सिचुएशन देखते हैं, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है, जो बाकी अरब देश हैं सर वो डरते हैं ईरान से, वो भी नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो, नहीं तो वो मिडिल ईस्ट को कच्चा निगल जाएगा। उसने कभी इस बात को छुपाया नहीं है कि मेरा एम्बिशन ये है कि मैं चौधरी बनना चाहता हूं, भले ही मैं अरब नहीं हूं, भले ही मैं शिया हूं, मैं सुन्नी नहीं हूं, लेकिन मेरे में बहुत ताकत है। वो मैं बताना चाहता हूं आप सब अरब लोगों को, आप मेरा खाना बनाओ, मेरे घर में आके सफाई करो, सब कुछ करो, लेकिन शहंशाह मैं बनूंगा। वो पुरानी सफाविद जो एम्पायर था, साम्राज्य था, जिसका मुगलों के साथ भी आदान प्रदान था, मैं वो फिर से लाना चाहता हूं। शहंशाह भी यही कहा करता था शाहजहां पहले। तो मेरा ये मानना है सर कि ये छोटे मोटे देश, कतार तो बात करता रहता है, कोई सुनता नहीं है, पैसा उसके पास खूब है, लेकिन वो समय अब जा चुका है कि वो ईरान को पैसे देगा और बोलेगा टाइगर खामोश हो जा। मेरा मानना है सर, जिस तरह से उसको मार पड़ रही है, और चाचा आपका और मेरा मैकडोनाल्ड ट्रम्प खड़ा हुआ है वहां पे कि आजा बेटा ईरान, आजा बेटा ईरान, कुछ तो कर, कुछ तो भड़का मुझको कि मैं तेरा भरता बना दूं और उसके ऊपर मैं निकल जाऊं और फिर मैं डिकार भी ना मारूं। वो वेट कर रहा है। अगर ईरान उसमें फंस गया फिर तो जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन वैसे भी जो मार उसको पड़ रही है उसके लीडर्स। और एक चीज बहुत मजेदार सर, आपको मालूम है कि ईरान के शायद डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ वो खमेनेई साहब के साथ जो थे वो भाग गए रशिया। वो कह रहे मैं जा रहा हूं, मेरे को यहाँ नहीं मरना, ये तो चुन चुन के इजरायली मार रहे हैं लोगों को, मुझे तो अभी जीना है, मेरा परिवार कहीं है, ये है वो है ये। और जब ये शुरू हो जाता है कि लोग डिफेक्ट करने लगते हैं, इसका मतलब अंत बहुत करीब है। मेरा मानना है 48 घंटे के अंदर आप देखेंगे वहां पर ईरान बोलेगा चल बहुत मार खा ली है मैंने, चाहे पुतिन मध्यस्थता करे चाहे कौन बोलेगा अच्छा चलो बातचीत करते हैं, गोलाबारी बात। जी, मैं इसी पॉइंट को आगे बढ़ाना चाहूंगा। सुशील सिंघल सर, अगर मान लीजिए ईरान की तरफ से पेशकश की गई कि हम सीज फायर को तैयार है, हम पलटवार नहीं करेंगे, तो क्या बेंजामिन नेतन्याहू इस बात को मानेंगे? क्या इजराइल मानेगा? एक अच्छा मौका अपने हाथ से जाने देगा कि चलो सीज फायर, युद्ध विराम? देखिए ऐसा है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि ईरान तो अभी भी कह रहा है कि अगर इजराइल अटैक रोक दे तो हम तैयार हैं, कि जो है युद्ध विराम के लिए तैयार हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं। तो वो तो पहले से ही कह रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि इजराइल की अपना
जो रिक्वायरमेंट है या जिस ऑब्जेक्टिव से इनको ये लड़ाई शुरू की है, जैसे तैसे इनको मौका मिला है, तो जब तक इनके इजराइल के हिसाब से वो ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो जाते हैं, मेरे विचार से इजराइल नहीं रुकने वाला है। क्योंकि उसको फिर पिछले भी जब इजराइल ने जब भी कोशिश की है उनके जो कैपेसिटी को अटैक करने की, उसके जो है कुछ ही समय में ईरान ने अपनी फिर से बिल्डअप कर ली है। तो अब आई थिंक ये आखिरी मौका है इजराइल के पास कि वो ईरान को पूरी तरह से कैपेसिटी खत्म कर दे, उनकी जो है न्यूक्लियर एनरिचमेंट की या न्यूक्लियर बम बनाने की जो इच्छा है उसको वो पूरी तरह से खत्म कर दे, तभी वो रुकने वाला है। क्या ये इतना, जैसे मैंने पहले भी कहा, महंग सर, क्या ये इतना आसान होगा जो बात बार बार कही जा रही कि ईरान की न्यूक्लियर ताकत बनने की क्षमता, जो उसका सपना, उसको चकनाचूर कर दिया जाएगा? इसके लिए सबसे पहले तो फोर्डो के इस किला को भेदना पड़ेगा, और ये जो जानकारी है उसके मुताबिक पहाड़ों के अंदर, काफी अंदर, डीप गहराई में इसे बनाया गया है, और एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर तैनात है, और बहुत मुश्किल है इसको भेदना। क्या इतना आसान होगा इजराइल के लिए? प्रत्युष जी, इशारे देखिए आप। हाँ, फोर्डो जो है वो 32 किलोमीटर की दूरी पर है कौम से। कौम जो है एक प्रांत है ईरान का। कौम में 2.5 रिक्टर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। एम्यूनिशन के अंदर अगर बारूद धरती के अंदर समाकर फटता है तो वो धरती की थोड़ी सी कंपन पैदा कर सकता है। इजराइल ने फोर्डो पर अटैक किया है, नातांज पे अटैक किया है। ऐसे 5 ठिकाने हैं जिस पे इजराइल ने अटैक किया है। ये केवल नातांज तक नहीं रुका है, फोर्डो पर भी अटैक हुआ है, और ये जो भूकंप के झटके हैं उन्हीं धमाकों की वजह से हैं, जो कम से कम 1 टन एक्सप्लोसिव उसके अंदर गया होगा और वो फटा होगा, तब जाके ये कौम में ये झटके महसूस किए गए हैं। मान के चलिए फोर्डो के ऊपर भी नुकसान हुआ है, लेकिन फोर्डो पूरी तरीके से तबाह हो गया। देखिए, पूरी तरह से पूरी नजर अमेरिका और इजराइल दोनों की नजर है, सबसे पहले उसको खत्म करो। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता पूरी व्यवस्था के साथ अभी कि सारे के सारे उनके जो रिक्वायरमेंट है वो पूरे हो गए हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये बहती गंगा में हाथ जितना धो सके इजराइल वो धो रहा है, और वो जैसा मैं कह रहे हैं हमारे पैनलिस्ट, वो 1-2 दिन में ये बात खत्म होगी, क्योंकि इजराइल नहीं चाहेगा कि ये स्प्रेड हो जाए, क्योंकि ज्यादा स्प्रेड होगा या दूसरे आर्थिक जैसे इकोनॉमी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, या रेड सी में कोई हरकत होती है, या गल्फ में जैसे आज उन्होंने एक डिस्ट्रॉयर को इंटरसेप्ट किया है, ब्रिटेन के डिस्ट्रॉयर को गल्फ में, क्योंकि वो इजराइल की जो मिसाइल से उनको टारगेटिंग में हेल्प कर रहा था। तो ऐसी जब बढ़ेगी बात, या मेडिटेरियन में कोई बात आ जाती है, तो ये इजराइल तुरंत अपने हाथ खींच लेगा। और मेरा मानना है कि वो कॉबर्ट ऑपरेशन फिर भी करता रहेगा, 7 साल 10 साल पीछे तो ले ही आएगा, और फिर व्यवस्था अपनी बढ़ा देगा पीस के लिए, अच्छे कॉरिडोर बनने लगेंगे, और सारे मिडिल ईस्ट वाले उसके साथ ही हो गए। कोएग्जिस्ट करना सीख गया है आज का मिडिल ईस्ट, वो रहना सीख गया है। हमास को डिसमेट करके, हिजबुल्लाह को डिसमेट करके, हुती को चुप करके, और पहले से मिडिल ईस्ट, सऊदी अरबिया सावधान है, चुप है, प्रोग्रेसिव है। अब मिडिल ईस्ट वैसा नहीं है, इस्लाम बॉम्ब नहीं चलेगा, ये मोहरा नहीं चलेगा। आप जेरूसलम पे अटैक करो, आप नजरत पे अटैक करो, आप रिलीजियस प्लेसेस पे अटैक करो, ये आप करके इस युद्ध को बढ़ाना चाह रहे हो। मुस्लिम देश साथ नहीं आएंगे। अब सिंदूर में भी नहीं आए, अब क्या आएंगे? कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। दीपक वोरा सर, क्या पाकिस्तान की तरफ से ये जो अपील है सभी मुस्लिम देशों से कि आप साथ आइए, देख लीजिए गाजा और फिलिस्तीन में क्या किया इजराइल ने, आज अगर नहीं आवाज उठाई तो कल को हमारी बारी होगी, क्या मुस्लिम देश सुनेंगे? पाकिस्तान की कौन सुनता है सर? क्या ताकत है उसमें? वो तो भिखमंगा है। जहां भी वो जाता है, अरब देश तो कहते हैं कि मत आ मेरे पास, यहाँ तो तू भिखमंगे भेजता है, यहाँ कटोरा लेके मेरे पास आ। ये कुछ नहीं है सर। ये जो बताता रहता है कि मेरे पास परमाणु हथियार है, जो अब स्पष्ट हो गया है, उसके पास एक भी नहीं है, तो अमेरिका ने वहां रखे हुए थे, वो भी शायद वहां से चले गए, तो उसमें कोई उसकी अहमियत नहीं, कोई ताकत नहीं है। ये कहना कि मैं इजराइल पे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दूंगा, ये जो क्लेम है, ये पाकिस्तानियों ने नहीं किया, ये मेरा ख्याल किसी ईरानियन पेपर ने किया और टर्किश पेपर ने किया। वो तो बकवास करते रहेंगे। आपको तो ये भी पता होगा कि मंगल ग्रह पर भी एक छोटी सी कॉलोनी है, वहां से भी इजराइल पर हमला होगा। ये दिल को बहलाने की चीजें होती हैं गालिब, इससे कुछ नहीं होने वाला। रियल थिंग ये है सर कि अरब देश जो है वो पाकिस्तान से तंग आ चुके हैं। पाकिस्तान इज नॉट एन अरब कंट्री, मुस्लिम देश है, अरब नहीं है। ईरान भी मुस्लिम कंट्री है, अरब नहीं। ईरान अकेला है टुडे, पाकिस्तान अकेला है। अगर उसका कोई चाचा है वो भी नॉन अरब है, टर्की, और अजरबैजान जो भी नॉन अरब है, जो टर्की है, और फिर अंकल मैकडोनाल्ड ट्रंप वहां बैठे। टेक इट फ्रॉम मी,
अभी बोला है कि मैकडोनाल्ड ट्रम्प ने कि खमेनी को नहीं मार सकते, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। दूसरी तरफ से खबर आ रही है कि ट्रम्प साहब को मारने के लिए ईरान कोशिश कर रहा है। आई द होल थिंग इज गेटिंग क्रेजी। मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार, अरे बिल्कुल नहीं मारना, बिल्कुल नहीं मारना। टेक इट फ्रॉम मी सर, ये इनका बैकडोर जो बातचीत चल रही है, जो ट्रम्प कह रहा है ये सही है, ये खत्म हो जाएगा 48 घंटे के अंदर। और कितनी मार खाएगा ईरान, और फिर जो हमने इराक में देखा, समझौता होगा, सैंक्शंस हट जाएंगे, तेल का उत्पादन शुरू हो जाएगा, अमेरिकन कंपनी आके काम करेंगी, रिकंस्ट्रक्शन करेंगी, मोटे मोटे डॉलर कमाएंगी, और हम जो कि सब कॉन्ट्रैक्ट वहां अगर कोई मिल गया तो मिल जाएगा। टेक इट फ्रॉम मी सर, 52 साल मुझे के सिन्हा सर भी मुस्कुरा रहे हैं, तो क्या ये खामनेई को हटा करके ये होगा जो जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं दीपक वोरा सर, या खामनेई के रहते हुए होगा? के सिन्हा सर। दीपक साहब बहुत डीप बातें कर रहे हैं। दीपक साहब बहुत डीप बातें कर रहे हैं, उनको बहुत तजर्बा है। देखिए वहाँ ऑपरेशन दहिया चल चुका है। ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम सुना आप होगा। ऑपरेशन दहिया क्या है जो इजराइल ने चलाया है? ये इजराइल, ये ठीक है, वो आप इसके काइनेटिक फेस को शायद रुक जाए, मगर जो आप देखिएगा, वो कोई कह रहा था कि इजराइल मान जाएगा 4-5 दिन के अंदर में। इजराइल नहीं मानने वाला है, ये मेरा आकलन है, सबका अपना, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ। किसी भी हालत में ये नहीं मानेगा जब तक कि पूरा रीसेट नहीं करे। और देखिए इजराइल कोई चीज़ को इतने ऐसे ना छोटे चीज़ तो नहीं करता है। और हाँ, ये काइनेटिक फेस तो ख़त्म हो जाएगा, और सब चीज़ें जो दीपक बोरा साहब थे वो सब चलेंगी। मगर ऑपरेशन दहिया क्या है? 2006 में लेबनान में किया था, और सेम चीज़ आज उसकी बात कर रहे हैं। आज यदि आप नितिन आयोग साहब के डीपली आप सुने, उसकी बात कर रहे हैं। ये अयतुल्ला खमैनी को इन्होंने चेंज ऑफ रिजीम की नहीं बात है। और मैंने बताया गृह युद्ध के लिए 9 फैक्शंस, जिसमें कुर्द हैं, जिसमें बलूच हैं, और उसके अलावा भी जो कि वहाँ के IRGC के लोग थे, जो MEK है वो IRGC के पैरेलल का है, वो खड़ा हो चुका है। तो ये जो गृह युद्ध की हालत होगी कि सब लड़ते रहेंगे। जिस तरह से बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान का उसी लाइन पे ये है, और ये ऐसे जल्दी रीसेट नहीं होने वाला है। इतनी कंडीशन जो आप स्ट्रेटेजिक कंडीशन को क्रिएट करते हैं, इजराइल ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, और पूरे विश्व के लिए 3 बड़े बड़े आतंकवादी संगठन को ख़त्म करना, और उसका जो आका है ईरान, उसको ऐसे छोड़ देगा वो? ये मेरे समझ से थोड़ी दूर है। शायद मैं नहीं समझ पाता हूँ कि ऐसा कुछ होगा। हाँ, चीज़ें आपको नॉर्मल दिखाई देंगे, जो दीपक बोरा साहब कह रहे हैं कि वहाँ ड्रिलिंग शुरू हो जाएगा, जो पर्शियन गल्फ के ऊपर में, आप एबदान के ऊपर में, खारगी एरिया, बुसेरा में, या पारस के अंदर में, सब चीज़ें, गैस भी चलने लगेंगे, ऑयल का भी ये हो जाएगा। बंदर अब्बास के ऊपर ध्यान रखिए, ये जो हमारे चाहबहार के बगल में है, बंदर अब्बास में बहुत बड़ा खान है यूरेनियम का, उसकी नज़र, अमेरिका की नज़र वहाँ है, वहाँ अमेरिका की है, इसमें इजराइल की नज़र नहीं है बंदर अब्बास पे। लेकिन मयंक सर, तो बड़ा हम देख रहे हैं तेल अवीव और हाइफा, यहां पर भी मिसाइल से धमाके हो रहे हैं। आयरन डोम वहां पर एक्टिव है, इंटरसेप्ट करके कई मिसाइलों को नष्ट भी कर रहा है, लेकिन कई मिसाइल गिरे। तस्वीरें आज हमने दिन में ही दिखाई दर्शकों को कि हाई राइज बिल्डिंग थी, उसको नुकसान पहुंचा है। मैं प्रत्युष जी इस बात का जवाब थोड़ा सा रुक के दूंगा। जो जनरल सिन्हा ने और एम्बेसडर वोरा ने बात कही है, उस बात को थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा। कुछ इशारे जो हैं हमें पकड़ने चाहिए। इशारा नंबर 1, शाह ने अमेरिका में बैठ के एक बात कही है कि मेरा दामाद यहूदी है और इसकी पार्टी में तेहरान में दूंगा। एक दूसरी बात, अभी अचानक शाह जो हैं वो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो गए हैं। नंबर 3, ईरान के अंदर जितने भी लोग हैं जो कि पुरानी पर्शियन अस्मिता की बात करते हैं, उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया है। अब तक IRCG के दबाव में ये कुछ नहीं कर रहे थे, दब के रह रहे थे, अब इन्होंने वहां पर लोगों ने डांस करना शुरू कर दिया है। होगा ये, अमेरिका धीरे से शाह को यहां पर प्लांट करेगा और खमेनाई को एक सेफ पैसेज दिया जाएगा रूस भागने का, उसकी भी इज्जत रखी जाएगी। शाह चुपचाप यहां पर आएंगे और ये ऐसा कुछ मैं होता देख रहा हूं। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, परंतु ये मुझे दिखाई दे रहा है इस समय। इसके बारे में दीपक वोरा सर और सुशील सिंघल सर बेहतर बता पाएंगे। दीपक वोरा सर, जो इशारा कर रहे हैं मयंक सर, ऐसा हो सकता है क्या? 100% होगा। 1953 में भी यही हुआ था। मोहम्मद मुसद्देक को CIA और ब्रिटिश ने मिल के बाहर निकाल दिया था। वो डेमोक्रेट था, उसने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर लिया था
एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी जो ब्रिटिश थी उसका उसने सब कुछ छीन लिया था। ये तक बोला कि मैं आपके अकाउंट्स ऑडिट करना चाहता हूँ। वो ब्रिटिश कंपनी बोली बिल्कुल नहीं, जूता मारेंगे। इसने फिर जूता मार के उनको बाहर निकाल दिया और फिर इसका जाना बहुत जरूरी था। और एक बड़ी मजेदार चीज था, क्या उसने किया था अमेरिकन ने और ब्रिटिश ने, 3 चीजें। एक तो वहां की जो फौज है उसके लोगों को घूस खिलाए, जो उस समय की फौज थी ईरान की। दूसरा, वहां के पॉलिटिशियंस को घूस खिलाई। और तीसरा, देश भर से अपने एजेंट्स ले आए थे। और रेडियो, तेहरान रेडियो पे एक सिग्नल गया था। वो सिग्नल को मेरा ख्याल था अभी समय क्या है या अभी आज का कौन सा दिन है। सिग्नल का मतलब था अब उतर आओ सड़कों पे। लोग सड़कों पे उतर आए, बहुत लोग मारे गए। वो चला गया मोहम्मद मुसद्दिक, उसको गिरफ्तार किया गया हाउस अरेस्ट में, फिर वो कई साल के बाद मर गया और शाह रजा पहलवी की ताकत वापस आ गई। यही चीज इतिहास का सबक क्या है? इतिहास का कोई सबक नहीं है। वही चीज, वही गलती बार 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 लोग करते हैं। ही इज कमिंग बैक। ईरानियंस को बिल्कुल तंग आ चुके हैं मुल्लों से। आखिर मुल्लों ने क्या दिया है उनको? 70-80% इन्फ्लेशन दी है, अनएम्प्लॉयमेंट दी है, दुनिया में अकेले पड़ गए हैं। ईरानियन किसी देश में जाता है, ईरानियन पासपोर्ट पे वो घुसने नहीं देते, कहते अरे तू तो आतंकी है। जो आतंकिस्तान का हाल है वो है सर। टेक इट फ्रॉम मी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं 100% लोग सड़कों पे उतरेंगे, वो खूब वहां पे म्यूजिक चलेगा। हाँ। और ये मुल्ले भाग जाएंगे वहां, बल्कि मुल्ले भी डांस करेंगे सड़क पे। लेकिन क्या है सर, इतनी जल्दी ईरान के हथियार या ईरान पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाएगा कि वो घुटनों के बल पर आ जाएगा? चॉइस नहीं। देखो सच्चाई यह है, इजराइल अकेला इजराइल ने जो वार किए हैं बहुत सटीक किए हैं ईरान पे। ईरान के आप देखें के मिलिट्री कमांडर, साइंटिस्ट, उसके वार फाइटिंग कैपेबिलिटी बर्बाद कर दिया। जो ईरान के 3 प्रॉक्सी थे, हिजबुल्लाह, हमास और होती, उनके अंदर इतनी क्षमता रही नहीं है। थोड़ी बहुत होती के पास है, हमास और हिजबुल्लाह तो बिल्कुल ख़त्म है। मिडिल ईस्ट में और कोई देश खड़ा नहीं है। चीन जो है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं, छोटा मोटा उसको हथियार वगैरह दिया है। रूस इंटरेस्टेड नहीं है रशिया यूक्रेन में। और मुझे लगता नहीं कि ईरान की अकेले की फाइटिंग कैपेबिलिटी है और अब वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा। और बाकी बात बहुत अच्छी कह रहे हैं कि जितनी देर ये लड़ाई बढ़ेगी, डिसेंटमेंट बढ़ेगा ईरान के अंदर, लोग आवाम सड़कों पे आएंगे कि यह रजीम चेंज होने के चांसेस और हो जाएंगे। इन्फ्लेशन है, इकॉनमी अच्छा नहीं कर रही, हिजाब के लिए ह्यूमन राइट वायलेशन है। क्या चीज़ ठीक हो रही है ईरान में? कुछ नहीं। लड़ाई के दौरान में वो पिछड़ गए हैं। जिस प्रकार से जो डैमेज किया है इजराइल ने इन 3-4 दिनों में, वो मुझे लगता है कि ईरान ने कभी सपने में नहीं सोचा। जो पलटवार किया ईरान ने, उसका जो एक प्रकार से मल्टी टियर डिफेंस सिस्टम है वो इजराइल ने रोक लिया है। तो मुझे लगता है ये इट इज़ एडवांटेज टू इजराइल। अगर लड़ाई ज़्यादा देर चलेगी तो उसको नुकसान है ईरान को। मुझे लगता है ईरान चाहेगा, वो क्लेम करेगा कि हम जीत गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिखाने की कोशिश कर रहा है अपने अवाम को कि हमने बहुत सटीक हमले किए हैं इजराइल में। तो मुझे लगता है वो चाहेगा कि कोई ना कोई सीज फायर हो और उसके एक प्रकार से वो एग्जाम्पल भी दे रहा है और थोड़े सिग्नल दे रहा है। और पूरा मिडल ईस्ट में जो मुस्लिम कंट्री हैं वो भी नहीं चाहते कि ईरान बहुत ज़्यादा चले या उसके पास न्यूक्लियर हथियार हो। अगर जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार होंगे वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इजराइल के लिए तो भी होगा, मगर मुस्लिम वर्ल्ड के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। और जहां पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा इस लड़ाई में, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर गलती से भी गलती नहीं, मदद उससे ली जाती है, मदद उससे ली जाती है जो मदद के काबिल हो। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना लोग यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान कहां से खुद रहा। एक बड़ी खबर आ रही है, इजरायली सेना का बहुत बड़ा बयान सामने आया। ईरान की हालत गाजा जैसी हुई। ईरान के कई शहरों में हालात बेकाबू हो चुके हैं। आईडीएफ की तरफ से दावा किया जा रहा है ईरान का हाल गाजा बेरूत जैसा हो चुका है। ये आईडीएफ की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। ईरान के लिए ये इजरायली सेना का बड़ा बयान। गाजा और बेरूत जैसे हालात हो चुके हैं। सबको पता है गाजा और बेरूत में हालात कैसे हैं, और अब यही बात इजराइल की तरफ से ईरान के लिए कही जा रही है। सुशील सिंघल सर, क्या वाकई में गाजा और बेरूत जैसे हालात हो गए हैं वहां पर ईरान में? अगर इजराइल कह रहा है कि गाजा बना देंगे तो क्या वाकई में हम देख रहे हैं एक और गाजा ईरान को? देखिए, इजराइल का जो इरादा है, अब इसकी जो उनका तो रजीम चेंज के लिए पुख्ती तरह से उनका इरादा है कि अगर रजीम चेंज हो जाए
तो जैसा भी दीपक बोहरा सर ने बोला और जो जनरल साहब बोल रहे हैं, बिल्कुल वो जो है अमेरिकन चाहेंगे वहाँ पर आना, और उनकी निगाह है, क्योंकि ईरान जो है ऑयल, जो सबसे ज़्यादा डिपॉजिट ऑयल के वहाँ पर हैं, यूरेनियम है, एंड स्ट्रेटजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो ये कहना कि अब ऑफ कोर्स इजराइल ने जो बोला है, मेरे ख्याल से तो ये इंफॉर्मेशन वारफेयर का ज़माना है, तो वो इस तरह का, क्योंकि गाजा और फिलिस्तीन का एरिया देखिए और ईरान का एरिया देखिए। देखिए ये वही इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो है उनका जो है जो चल रहा है, लेकिन कोशिश इनकी इजराइल की रहेगी पूरी तरह से कि उसकी जो आवाम है वो गवर्नमेंट, जो अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके खिलाफ खड़ा हो जाए, क्योंकि लोग भी अनहैप्पी तो है ही हैं, खुश नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने नेशनलिस्टिक फरवोर भी उन्होंने कर दिया है कि एक ज्यू ने हमारे पर अटैक किया है, तो एक वो भी चल रहा है वहाँ पे। लेकिन वो कितने दिन चलेगा ये एक वो देखने की बात है, क्योंकि अगर ईरान को कहीं सपोर्ट नहीं मिलता है चाइना से या रशिया से, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं, चाइना थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कितने दिन चल पाएगा। यानी एक बात तो साफ है कि अगर ईरान इस युद्ध में कुछ दिनों तक और टिकेगा तो उसके लिए रूस और चीन की मदद की जरूरत पड़ेगी। अगर यूक्रेन रूस के मुकाबले खड़ा हुआ तो सबको पता है कि अमेरिका पश्चिमी देशों की सहयोग से हुआ। क्या इस मामले में रूस और चीन आज नहीं तो कल सामने आएंगे, मदद करेंगे? मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि रूस के पास अपनी स्थिति खुद ठीक नहीं है, और वो उसने फोन करके ट्रंप से बात की है कि आप युद्ध रोकिए, और ट्रंप ने उसको वापस भी कहा है कि तुम भी यूक्रेन का रोको। तो वहां पे अपनी 50 मिनट की बात हो चुकी है। 3 बातें ट्रंप की देखिए G7 से जाने से पहले। मुझे वो मारने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या किसी अमेरिकन को उन्होंने मारा है? मैं क्यों युद्ध में पड़ूं? तो वो सद्भावना ले रहे हैं ईरान की जनता से, ये कहिए। दूसरी बात, वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए मैंने कई जगह मध्यस्थता कराई है, मैंने सिंदूर भी करा दिया मध्यस्थता, मैंने क्रोशिया, इथियोपिया और इजिप्ट को भी कराया है, और कसोवा और उसको भी कराया है, और मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिलता। क्या कह रहे हो? हम करने वाले हैं कुछ 1-2 दिन में, और वो कह रहे हैं कि हम युद्ध में नहीं कूदेंगे, और पीछे से पूरा बैकअप है, सारा का सारा फ्लीट, पूरी वेस्टर्न यूके से जहाज भी आ गए, हवाई जहाज भी आ गए, सारे कुछ रेडी हैं, पूरी तरह से बैकअप सपोर्ट है, मिसाइल अटैक को भी मार रहे हैं, वो सारे कुछ कर रहे हैं और रेडी हो रहे हैं, और वो बहती गंगा में जल्दी जल्दी हाथ धो रहे हैं इजराइल, और वही होने वाला 1-2 दिन में बस उनका काम हो जाएगा। कॉवर्ट ऑपरेशन चलता रहेगा, वो जो कह रहे हैं ना ऑपरेशन दहिया, वो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा, क्योंकि अभी वो 8 साल 10 साल पीछे तो कर ही दिया उन्होंने, और फिर इजराइल चाहता है अपने प्रोग्रेसिव आगे बढ़ना, मिडिल ईस्ट भी आगे बढ़ना चाहता है ना, तो उनको नहीं चाहिए इस तरह की लड़ाई। युद्ध कौन चाहता है? लेकिन हाँ, अपनी मनसाएं पूरी करना जरूरी था। वो इमीडिएट जो डायरेक्टिव, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थी, वो करके खत्म करेगा। लेकिन कहां ईरान अभी मान कहां रहा है? मान जाएगा। ओमान और कतर की तो साफ साफ कह रहा है कि पहले वो रोके तब अब रुकेंगे। पलटवार तो वो लगातार वो भी कर रहा है। इंदिरा गांधी ने मानिक साजी को कहा था मान जाओ सैम, तो मान जाएगा ईरान। मान जाएगा, आप कह रहे मान जाएगा ईरान। एक बात मैं कहना भूल गया था, एक इशारा और दिया था ट्रंप महोदय ने, और उन्होंने ये कहा था, आपको ध्यान होगा, 6th राउंड ऑफ नेगोशिएशन जो कि ओमान करना चाह रहा था, 14 तारीख की डेट मुकर्रर कर रहा था यूएसए, और 12 बोल रहा था ईरान। दोनों के बीच में समझौता नहीं हो रहा था। ट्रंप ने एक बात कही थी कि अब हम न्यू टीम के साथ में नेगोशिएशन करेंगे। ये पॉइंट जो है हम कहीं भूल रहे हैं पूरे डिस्कोर्स में। मान के चलिए सत्ता परिवर्तन इज ऑन द कार्ड्स। खमेनाई जो है वो अपना एक सेफ पैसेज लेके बाहर निकलेंगे। शाह, तो ये बताइए, इस जंग को रोकने के लिए इशारा किस तरफ से आएगा? इस जंग को रोकने के लिए इशारा यूएसए की तरफ से है, क्योंकि ट्रंप बेचारे कोशिश बहुत कर रहे हैं, कहीं मध्यस्थता करते दिखाई दे नहीं रहे। एक मौका दे दीजिए बस उनको। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोके में जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। जी न्यूज़।